तो आज बात यात्राओं की, और जब यात्रा की हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बिहार की नहीं बात करेंगे। बिहार सेंटर में रहेगा, क्योंकि बिहार इसलिए भी सेंटर में रहेगा क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान की पहली यात्रा इसी बिहार में कोसी के बेल्ट में हुआ था, जब नेहरू जी वहाँ पे आके यात्रा किए थे। लेकिन उसके साथ साथ हम देखेंगे कि विश्व में या फिर हिंदुस्तान के अंदर जो प्रमुख यात्राएं हुई है उसके एक नज़र डालेंगे उसके ऊपर। लेकिन हम इसमें आपको इतिहास क्रोनोलॉजी नहीं बताएंगे कि कौन सी यात्रा किसने की, कब की, कहाँ से कहाँ तक चली, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा करने के पीछे हमारे 3-4 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि जब यात्रा कोई भी करता है, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक नेता उसको शुरुआत करता है तो उसके पीछे मकसद क्या होता है। क्या चुनाव जीतना ही एक मकसद होता है, न्याय मांगना या न्याय देना मकसद हो सकता है, आंदोलन कर खड़ा करना एक मकसद हो सकता है, या फिर सिर्फ समीक्षा के लिए भी यात्रा किया जा सकता है हिंदुस्तान के अंदर, और किया भी गया है। जनसंपर्क के लिए यात्रा किया जा सकता है, रिटेलिएशन में यात्रा किया जा सकता है जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, और वो सारे एक्सपीरियंस आपको बिहार में भी मिलेंगे और बिहार के बाहर भी मिलेंगे। तो हम ये करेंगे कि हम जो बिहार के बाहर की यात्राएं हैं उसका सिर्फ हम आपको एग्जाम्पल बता देंगे, और बिहार के अंदर जो ये यात्राएं चली है उसकी समीक्षा करेंगे कि किस यात्रा का क्या मकसद था और उसमें क्या निटी-ग्रिटीज थी। ये हम आज चर्चा करेंगे। हालांकि इसी बिहार में जब आज तेजस्वी यादव जी ने यात्रा शुरू किया है तो कुछ ही दिन पहले इसी बिहार में 3 यात्राएं एक साथ चल रही थी। अभी ये तेजस्वी जी का हो गया है, उसके साथ साथ भारत जोड़ो नया यात्रा चल रही थी जिसमें तेजस्वी जी शामिल भी हुए, उसके साथ साथ प्रशांत किशोर जी का यात्रा चल रहा है, और ऐसे 2 और मौके हैं बिहार के अंदर जब एक साथ बिहार में 3-3 यात्राएं एक साथ चल रही थी, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि हम साउथ इंडिया की बात करें, दुनिया में भी यात्राएं हुई है, ये सब चीज़ें हुई है, लेकिन इस देश में आंदोलन के नाम पर यात्राएं बहुत न के बराबर हुआ है। आज़ाद हिंदुस्तान में आंदोलन, गुलाम हिंदुस्तान में सबसे बड़ी यात्रा जो गांधी ने की थी, दांडी मार्च किया था, वो सबसे बड़ा यात्रा माना जाता है, पूरी दुनिया के लिए वो बड़ा यात्रा माना जाता है। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई आंदोलन हुआ है तो वो जेपी आंदोलन हुआ, और जेपी ने अपने पूरे जीवन में, पूरे राजनीतिक जीवन में एक भी पद यात्रा नहीं किया था। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या यात्रा करना जरूरी है आंदोलन के लिए या फिर चुनावी जीत के लिए या फिर राजनीतिक फायदे के लिए, और उसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब अगर हम बिहार से ही शुरू करते हैं, आज जो यात्रा शुरू हुई है वो उस यात्रा में आज अगर पूरा दिन का देखेंगे तो मीडिया में 2 खबरें मुख्यतः चली हैं। एक कि जो तेजस्वी यादव यात्रा से निकलने से पहले अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे, वो एक है, और दूसरा है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आरजेडी सिर्फ MY की सरकार नहीं है, मतलब कि माई की सरकार नहीं है, बल्कि बाप की भी सरकार है। तो वो 2 नोट के साथ ये यात्रा शुरू हुई। आज पूरा दिन इसी के ऊपर चला है। अब पहला उनके बेटी के ऊपर ले लेते हैं। क्या एक बच्ची का जो अभी 6 महीने साल भर का है उसका इस तरह से राजनीतिक मकसद से या राजनीतिक चीज़ों में कैमरा पे ला करके इस्तेमाल करना, ये कहाँ तक सही होगा? क्योंकि इसके पहले भी जब याद करेंगे, यात्रा नहीं अगर तो यात्रा के बाहर भी आ सकते हैं। नोटबंदी के दौरान जब मुख्य प्रधानमंत्री जी ने अपनी मां को लाइन में लगाया था तो उसके लिए उनकी बहुत आलोचना हुई थी, और उन्हें कहा गया था कि ये अपनी परिवार का, मां का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ मनमोहन सिंह जब पार्लियामेंट में आए थे तो व्हील चेयर के ऊपर, तो उसका भी क्रिटिसाइज किया गया। उसी तरह से सोनिया गांधी बूढ़ी है, और उस ठंडी में जब वो भारत जोड़ो यात्रा जो पिछले साल खत्म हुई थी उसमें जब वो पार्टिसिपेट की थी तो उसमें भी लोगों ने ये सवाल उठा था कि अपनी माँ को भी इसने चलवा दिया। तो ये क्रिटिसाइज हुआ है यात्राओं में परिवार का राजनीतिक इस्तेमाल के ऊपर। तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर हम तेजस्वी यादव जी को इस चीज़ के लिए कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि वो एक बच्ची का, एक छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल राजनीतिक यात्रा में कर रहे हैं? ये जवाब आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम सिर्फ आपको और ऐसे उदाहरण बताना था। अब इसके बाद डायरेक्ट चलते हैं दूसरे नंबर पे, जो आज दिन भर खबर रही, वो रहा कि माई बाप की सरकार है। माई का मतलब पहले से ही लालू यादव बोलते थे, उनका समीकरण था। अब बाप में जो समीकरण आया है बटा अटपटा सा है, बहुजन भी है और अगड़ा भी है। बाप में B से बहुजन, A से अगड़ा, और तीसरा है A से आधी आबादी।
मतलब कि महिला की बात हो रही है। और चौथा है पी से पुअर, मतलब 3 शब्द जो है वो हिंदी में है, चौथा शब्द पी से पुअर अंग्रेजी हो गया। तो ये जो आप देखिएगा कि दोनों के दोनों जो समय है, 24 का इलेक्शन आ रहा है, तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक चुनाव से प्रेरित या चुनाव को एक ध्यान में रख करके 2024 लोकसभा चुनाव में ध्यान रख करके ये यात्रा शुरू किया गया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगे, 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं आपको इसमें कि जरूरी नहीं है कि यात्राओं का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाए, आंदोलन के लिए किया जाए या फिर इलेक्शन के लिए खास करके किया जाए। और वो दोनों उदाहरण आपके हिंदुस्तान में बिहार के अंदर ही हैं। पहला उदाहरण जेपी का है। पूरे अपने कैरियर में, पूरे अपने राजनीतिक इतिहास में जयप्रकाश नारायण ने एक भी पदयात्रा नहीं किया, कोई भी बड़ी पदयात्रा, और उसके बावजूद आज के डेट में आप कहेंगे सबसे बड़े आंदोलनकारी हैं वो। अब बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लीजिए। उन्होंने अपने जीवन में 2005 से लेकर के 2023 तक उन्होंने अभी तक 14 यात्राएं कर रखी है, और उन 14 यात्राओं में से 2 यात्रा को 2010 को और 2012 को यात्रा को अगर 2014 की यात्रा को अगर आप देखें, छोड़ दें, तो बाकी सारे यात्राएं इलेक्शन ईयर में नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ जब उसके नाम आप देखेंगे, उनके यात्राओं के नाम जब देखेंगे, तो वो भी आपको कहीं से भी यात्रा जैसा नहीं दिखेगा। इलेक्शन से मकसद से या फिर चुनावी मकसद से या फिर राजनीतिक मकसद से नहीं दिखेगा, उनके नामों में कम से कम, और उनका टाइमिंग में भी आपको ये चीज़ दिखेगा। और उसी तरह हम आपको तेजस्वी जी का भी सारा यात्रा का लिस्ट बताएंगे। उदाहरण के लिए जो नीतीश कुमार की पहली ही यात्रा थी वो पूरी तरह से प्योर चुनावी यात्रा थी, क्योंकि फरवरी में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उसके बाद फिर वो जुलाई में उन्होंने 2005 में यात्रा स्टार्ट किया था, और इसी नाम से वो न्याय यात्रा के नाम से न्याय के साथ विकास के स्लोगन के साथ उन्होंने वो यात्रा किया था। और उन्होंने यात्रा जेडीयू की तरफ से सिर्फ नहीं किया था, स्टार्ट उन्होंने किया था, लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि ये एनडीए की यात्रा है, सभी इसमें शामिल हैं और हम जनता के पास जा रहे हैं उनसे विश्वास लेने के लिए कि अगला चुनाव में वो जिताएं। तो ये प्योर पॉलिटिकल से स्टार्ट होता है। उसके बाद 5 के बाद 6, 7, 8 यात्रा नहीं करते हैं वो। 2009 में फिर वो यात्रा करते हैं, और यात्रा का नाम विकास यात्रा और धन्यवाद यात्रा, मतलब कि इसमें आपको इलेक्शन नहीं दिखेगा। 2010 में जब वो यात्रा करते हैं, इलेक्शन ईयर होता है, 2 यात्रा करते हैं एक ही साल। 2009 में भी 2 यात्रा करते हैं, और 2010 में भी एक ही यात्रा, 2 यात्रा करते हैं। एक है प्रवास यात्रा और दूसरा है विश्वास यात्रा। प्रवास यात्रा से आप थोड़ा सा आप उसको देख सकते हैं कि पहली बार राजनीति में प्रवास शब्द का इस्तेमाल राजनीति में यहीं से शुरू होता है। और उसके बाद फिर जो बीजेपी आप देखेंगे तो उनके सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको प्रवास कहते हैं। हालांकि इसका प्रवास का उसके पहले भी है 2000 उसमें, लेकिन एक बड़ा लाइमलाइट में प्रवास शब्द का इस्तेमाल वहीं से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर विश्वास यात्रा उन्होंने निकाला। अब विश्वास का भी अभी तेजस्वी जी क्या निकाल रहे हैं, जन विश्वास यात्रा, और इनका था विश्वास यात्रा। 2011 में फिर कोई इलेक्शन नहीं है, दूर दूर तक सेवा यात्रा उन्होंने निकाला। 2012 में फिर अधिकार यात्रा, आपने याद होगा तो स्पेशल स्टेटस को लेकर के चीज़ें चल रही थी उस समय, तो उसके लिए अधिकार यात्रा उन्होंने निकाला था। फिर 2014 में फिर 2 यात्रा निकाला उन्होंने, एक संपर्क यात्रा और एक संकल्प यात्रा। तो ये दोनों यात्राएं कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित थी, इलेक्शन ईयर था, लेकिन नाम में आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। उसके बाद फिर 2016 में निश्चय यात्रा निकाले। याद कीजिए 2015-16 में ही उन्होंने प्रोग्राम लाया था बिहार में 7 निश्चय का, तो उसको केंद्र में रख करके ये यात्रा निकाला गया। 2017 में फिर विकास समीक्षा यात्रा, समीक्षा हो रहा है यहाँ पे, कुछ जनता से मांगने या कुछ देने के लिए नहीं जा रहे हैं वो। 2017 में फिर विकास समीक्षा यात्रा होता है। 2019 में फिर ये यात्रा करते हैं, इलेक्शन का ईयर है, लेकिन उस यात्रा का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, जल जीवन हरियाली यात्रा। अब जल जीवन हरियाली यात्रा इसलिए भी रखा गया क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जो बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना लाया था और उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने उसी का कॉपी करके योजना लाया, तो उसके ऊपर उस दौर में खूब टसल चल रहा था कि ये योजना बिहार का है कॉपीराइट या केंद्र का है। और उस दौरान लगातार 3 साल बिहार सरकार ने जो गणतंत्र दिवस की झांकी होती है उसमें जल जीवन हरियाली योजना के ऊपर अपना झांकी पेश किया था, लेकिन 3 बार केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। ये मैंने एक और वीडियो में आपको बताया था। तो बहुत इमोशनल थे इस जल जीवन हरियाली योजना के प्रति, और उसके लिए उन्होंने यात्रा निकाला था, और इसी के लिए उनको क्लाइमेट लीडर का भी यूएन ने खिताब दिया था।
उसके बाद फिर ये 20 में एक भी यात्रा नहीं निकालते नीतीश कुमार, जिस समय बिहार में इलेक्शन हो रहा है। लेकिन 2020 में इलेक्शन होने के बाद 2021 में तुरंत वो इलेक्शन खत्म होने के नवंबर में खत्म होता है, जनवरी में फिर से यात्रा निकाल देते हैं वो, और उसका नाम था समाज सुधार यात्रा। जब आपको याद होगा 20 के इलेक्शन के बाद इनका पूरा फोकस जो दहेज प्रथा है, इस तरह की कुप्रथा है या शराब है, इसके प्रति हुआ था, तो उसको लेकर के उन्होंने समाज सुधार यात्रा निकाला। फिर उन्होंने 2022 में समाधान यात्रा निकाला। तो इस नाम को आप इसकी समीक्षा खुद कर सकते हैं नाम से और ईयर के आधार पे कि कितने इनके यात्राएं इलेक्शन से प्रभावित है और कितने बिना इलेक्शन से प्रभावित है। खास करके इनका जो टाइमिंग होता है वो दिसंबर जनवरी का टाइमिंग होता है और मार्च में ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, नया बजट बनता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये समीक्षा यात्रा निकलते हैं, ये प्रोजेक्ट इसी तरह से किया जाता है कि समीक्षा यात्रा करने के लिए निकलते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं और लोगों के सजेशन के आधार पर फिर अगले साल का बिहार का बजट बनाते हैं। अब आइए तेजस्वी जी के यात्रा के लिस्ट के ऊपर। पहली यात्रा 2017 में, जब तेजस्वी जी सरकार में थे 2017 तक, लेकिन वहाँ पे गठबंधन टूटता है, अलग होते हैं और वो यात्रा निकालते हैं। नाम क्या देते हैं? जनादेश सम्मान यात्रा। ये एक रिएक्शन में यात्रा किया गया था कि नीतीश कुमार जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, वहाँ गठबंधन को वोट मिला था और इन्होंने विश्वासघात किया है, तो जनादेश को सम्मान दिलाने के लिए यात्रा निकाला गया था 2017 में। 2018 में फिर से तेजस्वी यादव जी 2 यात्रा निकालते हैं। हालांकि ये जो जनादेश सम्मान यात्रा ये कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं हो पाता है। 2018 में तेजस्वी जी फिर 2 यात्रा निकालते हैं और दोनों के दोनों यात्रा कंप्लीट नहीं होती है। 1 जुलाई में निकालते हैं और नाम इसका देखिए, एनडीए भगाओ बेटी बचाओ यात्रा। मतलब कि इस नाम में ही छुपा हुआ है कि एक किसी पार्टी को भगाने के लिए, किसी गठबंधन को हराने के लिए यात्रा निकाला गया है। और ये यात्रा साइकिल यात्रा थी, गया से पटना तक आना था, लेकिन बीच में ही ये यात्रा खत्म, इनकम्प्लीट हो गई थी। अक्टूबर में 2018 में फिर से इन्होंने ये यात्रा निकाला और फिर से आप देखिए तो संविधान बचाओ यात्रा, मतलब कि बीजेपी को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ और संविधान बचाओ यात्रा। फिर से ये कम्प्लीटली इलेक्शन ओरिएंटेड यात्रा था और इसमें 2 फेज में ये यात्रा होना था। 1 फेज हुआ, सेकेंड फेज ये कभी नहीं हो पाया। उसके बाद फिर ये 2020 में फिर से जब इलेक्शन पीक पे है, तब ये 23 फरवरी को बेरोजगारी बचाओ बेरोजगारी यात्रा निकालते हैं। ये भी कंप्लीट नहीं होता है, हालांकि इसके पीछे कारण ये होता है कि फरवरी 23 में ये स्टार्ट करते हैं और मार्च के 22-23 के आसपास कोविड का लॉकडाउन हो जाता है, तो इसको बंद करना पड़ता है। ये 2020 का यात्रा इंपॉर्टेंट एक और मायने में है कि जिस समय ये यात्रा चल रहा था, इसका टाइमिंग देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 30 जनवरी को 2020 को ही कन्हैया समस्तीपुर से पूर्वी चंपारण से एक यात्रा निकालते हैं CAA NRC के सपोर्ट में, मतलब अपोजिशन में, उसके खिलाफी करने में, और उसका नाम देते हैं जन गण मन यात्रा। उस यात्रा में कन्हैया के ऊपर लगभग 8 से 10 बार अटैक होता है, बहुत सिक्योरिटी का इंतजाम होता है। हालांकि उसमें एनडीए की सरकार थी, उसके बारे में कहानी भी ऐसा हमें पता चला है कि जब स्टार्ट होना था यात्रा पूर्वी चंपारण से, जहाँ पे गांधी जी ने जहाँ से आंदोलन शुरू किया था, तो उस यात्रा को वहाँ पे उस समय संजय जायसवाल जी MP थे, उन्होंने रुकवा दिया था। और एनडीए में रहने के बावजूद उस समय नीतीश कुमार की सरकार थी, साथ में बीजेपी की, नीतीश कुमार ने उसके ऊपर वो लिया, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने वहाँ के DM SP को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि ये आप नहीं कर सकते हैं, आप उसको यात्रा को चलने दीजिए। कन्हैया वगैरह की अरेस्टिंग हो गई थी, उसके बाद उनको थाना भी ले जाया गया, उसके बाद उनको रिलीज़ किया गया और वो सम्मान के साथ फिर वो यात्रा शुरू करते हैं। और यात्रा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन हर जगह लगभग हर जिले में झड़प होती है और लगभग 9 से 10 जगह पे उनके ऊपर पर्सनली उसके ऊपर अटैक किया जाता है। लेकिन वो बहुत बड़ा सक्सेस था वो यात्रा। अगर आप उस यात्रा का, अगर आपको एक फेमस चित्र था, जब वो पिक्चर था, जब वो पूर्वांचल पहुँचते हैं, तो वो बहुत बड़ी भीड़ थी और उस यात्रा को उन्होंने एंड किया था गांधी मैदान में। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग है कि उस समय 3 यात्राएं 30 जनवरी को इन्होंने शुरू किया और अगले महीने ये खत्म कर रहे थे। इस यात्रा का सक्सेस इतना मिला कि बिहार के अंदर 2 और सबसे बड़े युवा नेता हैं, आप समझ ही गए होंगे, तेजस्वी जी और दूसरे हो गए चिराग पासवान जी। आनन फानन में इन दोनों ने 2 यात्रा का घोषणा किया। 21 फरवरी को चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा का स्टार्ट किया, घोषणा किया। उसके 2 दिन के बाद ही तेजस्वी यादव जी ने घोषणा कर दिया बेरोजगारी यात्रा का।
तो ये जो बेरोजगारी यात्रा 2020 में फरवरी में शुरू हुआ था, ये बेरोजगारी यात्रा ने जो तेजस्वी को वो मोमेंट दिया, वो अंडरस्टैंडिंग दिया लोगों का, क्या सोच रहे हैं लोग, कितना बेरोजगार के ऊपर लोग उनके सामने साथ आ रहे हैं, ये उनको इस यात्रा से मिला था। और यही कारण है कि जब उसी साल 2020 में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होता है तो इस बेरोजगारी को तेजस्वी यादव जी सबसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं उस चुनाव का। तो 3 यात्राएं यहाँ पे साथ साथ चली थी उस समय पे 2020 में। एक बार और ऐसा आएगा जब 3 यात्राएं एक साथ चलेगी इसी बिहार के अंदर। अब आप सीधे आ जाइए 2022-23 में, जो आपकी समाधान यात्रा हुई थी, एक दूसरी यात्रा जनसुराज की चल रही थी। ये दिसंबर-जनवरी की बात मैं कह रहा हूँ, 2022 का दिसंबर और 2023 का जनवरी। और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, ये कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद प्रदेश के स्तर पे बिहार में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू किया था। कन्हैया इसमें लीड नहीं कर रहे थे, इसमें कांग्रेस का जो बाकी था, और ये यात्रा कंप्लीटली फेल हुआ था। यहाँ पे इसमें कन्हैया आए भी नहीं थे। तो ये तीनों यात्रा एक साथ चल रही थी। समाधान यात्रा नीतीश कुमार जी का, जनसुराज यात्रा प्रशांत किशोर जी का, और तीसरी यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस का। तो बिहार में ऐसे एग्जाम्पल कई आपको मिल जाएंगे जब सारी पार्टियां एक साथ लूज पड़ती है यात्रा के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं तेजस्वी यादव जी के 2024 के जन विश्वास यात्रा के ऊपर। 2024 के जन विश्वास यात्रा की अगर आप समीक्षा करें तो एक तो मैंने जैसा बताया था आपको कि ये विश्वास यात्रा का नाम विश्वास यात्रा 2010 में नीतीश कुमार पहले ही चला चुके थे। अब इस यात्रा की समीक्षा एक अलग जगह पे है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि किस तरह से राजनीतिक परिवार का भी राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। और विश्वास अपने आप में शब्द है कि जब आप कोई यात्रा कर रहे होते हैं, तो जब आप लोगों से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो लोगों से कुछ मांगने नहीं जाते हैं बल्कि उन्हें देने जाते हैं। आप उनसे या तो आप उनको सुनने जाते हैं, उनसे समझने जाते हैं क्या वो सोच रहे हैं, क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, क्या उनकी मांग है, या नहीं तो फिर आप जो काम कर रहे हैं उस काम की समीक्षा मतलब करते हैं कि लोगों से समझते हैं कि क्या लोग समझ रहे हैं उस काम के बारे में। ये विश्वास यात्रा का मतलब, जन विश्वास यात्रा का मतलब समझ नहीं आता है कि विश्वास मांगने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी, या क्या हो रहा है। इस पर हालांकि मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, शब्दों का चयन के ऊपर उन्हें सोचना चाहिए फिर से। लेकिन अगर आप दुनिया में के इतिहास में देखें जिस तरह से राजनीति में इस्तेमाल हुआ है यात्राओं का, तो जो फेमस यात्राएं आप देखेंगे तो गांधी का यात्रा अगर आप छोड़ दें दांडी मार्च से, तो उसके अलावा जो सबसे बड़ी यात्रा उस समय हुई थी वो हुई थी आपकी लॉन्ग मार्च, जो चाइना में माओ ने किया था, और वो सत्ता हथियाने के लिए किया था कम्युनिस्ट पार्टियों ने। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर यात्राओं का इतिहास बड़ा रोचक है और बहुत इलेक्शन से कितना ज़्यादा डीपली कनेक्टेड है, ये आपको मैं 2-3 यात्राओं के एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। 2053 की जो यात्रा हुई थी बिहार के अंदर, उसके बाद हिंदुस्तान के इतिहास में आपको यात्राएं नहीं दिखेगी। ऑल ऑफ सडन 1982 में यात्रा होता है आंध्र प्रदेश के अंदर। TN रामाराव जो वहाँ के लीडर थे, उन्होंने अपनी एक यात्रा शुरू की और ये यात्रा लगभग 75,000 किलोमीटर चला था, जिसमें वो एक गाड़ी के से ऊपर यात्रा चली थी वो, लेकिन 75,000 किलोमीटर गाड़ी यात्रा चला था और वो आंध्र प्रदेश का 3 बार चक्कर लगाए थे। और ये यात्रा को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ऐड किया गया था। और इस यात्रा के बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जो तेलुगु देशम पार्टी है वो बनी। और उसके बाद जो इलेक्शन हुआ 1982 में, उस इलेक्शन में इनकी पार्टी को, तेलुगु देशम पार्टी को, आंध्र प्रदेश में बम्पर सीट मिला। 294 सीटों में से 199 सीट पर इनकी जीत हुई। एक यात्रा हुआ, उसी यात्रा से पार्टी निकली और उस पार्टी ने उसी साल 294 में से 199 सीट जीत लिया। तो ये यात्रा का चुनावी किस तरह से इस्तेमाल हुआ, कितना बड़ा सक्सेस दिया यात्रा ने। आज लोग इतना यात्रा चुनाव के मकसद से कर रहे हैं, उसके पीछे आप देखिए कि कितना सुनहरा इतिहास है यात्राओं का चुनाव के नज़रिए से। उसके बाद फिर इसी आंध्र प्रदेश में ही जब तेलुगु देशम पार्टी बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, कांग्रेस को ऑलमोस्ट बहुत बुरी स्थिति में कर रखा था, तो जब कांग्रेस की 10 साल से तेलुगु देशम पार्टी वहाँ पे सत्ता में थी, 2003-4 में कांग्रेस के एक लीडर हैं YSR रेड्डी, उन्होंने यात्रा किया और वो 1500 किलोमीटर का ही यात्रा किया उन्होंने।
लेकिन उस यात्रा के बाद जो इलेक्शन हुआ 2003-4 में आंध्र प्रदेश के अंदर, उसमें 294 में से 185 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। यानी कि फिर से यात्रा हुआ और फिर से उस यात्रा ने जिसने भी यात्रा किया उसको क्लीन स्वीप करा दिया इलेक्शन में। तो इसके अलावा और भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे कि 1983 में चंद्रशेखर जो बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं हमारे देश के, उन्होंने भारत यात्रा किया था जो कि कन्याकुमारी से राजघाट तक चला था, राजघाट दिल्ली तक चला था। उसके बाद 1985 में जब कांग्रेस का 100 साल पूरा हुआ था, 1885 से 1985 का 100 साल पूरा हुआ था, तब राजीव गांधी ने अभी टेक ओवर ही किया था कांग्रेस को 84 में इंदिरा गांधी के डेथ के बाद। तो उन्होंने वहाँ पे संदेश यात्रा निकाला था। मतलब बेसिकली इसमें था कि कांग्रेस के 100 साल पूरा होने के मकसद में, उपलक्ष्य में उन्होंने ये यात्रा किया था, लोगों से संपर्क किया था। उस साल कोई इलेक्शन नहीं था, 84 में इलेक्शन हो चुका था, इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने ये यात्रा किया था। हालांकि दूसरी बार यात्रा उन्होंने इलेक्शन के दौरान किया। 1990 में राजीव गांधी जी फिर से यात्रा करते हैं और इस बार वो ट्रेन की यात्रा करते हैं, और वो पहली यात्रा है, एकमात्र, मेरे ख्याल से संभवतः एकमात्र यात्रा है हिंदुस्तान की ट्रेन से यात्रा, जो सेकेंड क्लास का टिकट लेकर के राजीव गांधी जी यात्रा कर रहे थे उस समय। और ये यात्रा भी पूरा हिंदुस्तान में चला था। 1990 में ही 2 यात्राएं चली थी, एक राजीव गांधी की ये ट्रेन वाली यात्रा, और दूसरी यात्रा चली थी आडवाणी जी की फेमस यात्रा, जिसको समस्तीपुर में लालू यादव जी ने रोक लिया था। उससे भी बिहार का कनेक्शन है। अब ये देखिए कि 2090 से लेकर के जो राम के नाम पर यात्रा हुई और जो ट्रेन की यात्रा हुई कांग्रेस की, राजीव गांधी की, उसके बाद से लेकर के एक भी आपको यात्रा नहीं मिलेगा 2019-18 तक। उस बीच में यात्राएं हिंदुस्तान के अंदर 2017 तक, 2005 से 1990 से लेकर 2018 तक सिर्फ नीतीश कुमार यात्रा कर रहे थे और कोई यात्रा नहीं कर रहा था। वो मैंने लिस्ट आपको तो बता दिया, 2005 से लेकर के 2016, 17, 18 तक लगातार जो वो यात्रा कर रहे थे, उसको आप फिर से देख सकते हैं। और उसके बाद फिर शुरू होता है फिर से यात्राओं का दौर। अब वो यात्राओं का दौर शुरू होता है 2017 में, जगन रेड्डी यात्रा करते हैं आंध्र प्रदेश में। अगेन फिर से स्टार्ट वहीं से, देखिए बिहार के अलावा अगर कहीं से स्टार्ट हो रहा है यात्रा तो वो आंध्र प्रदेश से ही हो रहा है, और फिर से आंध्र प्रदेश में होता है। जगन रेड्डी यात्रा करते हैं और फिर से वही होता है, क्लीन स्वीप मिलता है जगन रेड्डी को। उसका प्रचार भी कर रहे थे जन स्वराज, ये आईपैक के प्रशांत किशोर। तो अभी भी अगर आईपैक के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उस यात्रा का उसके ऊपर जिक्र है, वो अपना अचीवमेंट मानते हैं उस यात्रा को। उसके बाद फिर आपका 2018 के बाद 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ। 18 में फिर आपका दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा किया। 2018 में जब इलेक्शन वहाँ पे था, 2019 में 18 में इलेक्शन था, और उसी साल उन्होंने नर्मदा का एक चक्कर बेसिकली लगाना होता है। और ये बहुत ऐसा नहीं है कि नर्मदा का एक चक्कर लगाने की जो प्रथा है वो बहुत पुरानी है वहाँ पे हर कुछ सालों पे नर्मदा यात्रा होता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो उसी का इन्होंने पॉलिटिकल इस्तेमाल किया था और उसका फायदा भी हुआ था। उस यात्रा के बाद कांग्रेस की सरकार बनी है वहाँ पे। वो बात और है कि बाद में तोड़ करके बीजेपी ने उस सरकार को हथिया लिया था, लेकिन उस यात्रा के बाद सरकार बनी है कांग्रेस की। वो बात और है कि दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि कोई और मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2008 में फिर से सक्सेस दिया। 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा किया तो कर्नाटक में कांग्रेस को सक्सेस मिलता है। तो यात्राओं का ये एक बड़ा आप इसको कोइंसिडेंस कहिए, जो जिस नज़र से भी देखिए, लेकिन यात्राएं चुनावी रूप से बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती है चुनाव यात्रा फेमस। वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा बिहार का फेमस, वो फेल हो गया। उसके बाद फिर मुख्यतः इलेक्शन, कुछ यात्राएं इलेक्शन से रिलेटेड होती है और कुछ यात्राएं रिएक्शन में होता है। जैसे कि तेजस्वी जी का जो यात्रा उन्होंने 2017 में किया, 17 में खास करके जो यात्रा था वो रिएक्शन की, जनादेश का अपमान हुआ इसलिए उन्होंने वो यात्रा किया था। हालांकि नीतीश कुमार जी का आप यात्रा देखेंगे तो एक्सेप्शन है, वो ना तो आपको रिएक्शन में दिखेगा ज़्यादातर जो यात्राएं उन्होंने किया है, और ना ही इलेक्शन से ओरिएंटेड दिखेगा, एक्सेप्ट 2010 का 2 यात्रा और 2014 का यात्रा। उसमें भी नाम अगर देखेंगे तो नाम भी डिफरेंट है, जो कि पॉलिटिक्स से थोड़ा सा डिविएट करके चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जी का देखिएगा तो जो एक भी यात्रा उनका बिना इलेक्शन का नहीं है, एक रिएक्शन का है 2017 का, बाकी 2018 का 2 यात्रा जो उन्होंने किया, दोनों का नाम ही है कि एनडीए हटाओ और संविधान बचाओ यात्रा, इस तरह के था। इस बार भी जो है वो यात्रा कर रहे हैं, इलेक्शन ईयर है। 2019 में इलेक्शन ईयर था, लेकिन वो जल जीवन हरियाली के नाम से था, तो उसको भी आप कितना आप देखना चाहते हैं उस तरह से
कि वो पॉलिटिकली ओरिएंटेड है या नहीं है, ये आपके ऊपर है। और हमारा काम आपको फैक्ट सामने रखना होता है, न कि आपके ऊपर जजमेंट करना कि कौन सा कितना पॉलिटिकल है और कौन सा कितना पॉलिटिकल नहीं है, ये आप खुद जज कीजिए। लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि इस देश में यात्राओं का इतिहास गांधी से चलता है, और वो यात्रा किसी इलेक्शन से प्रभावित नहीं था, वो आंदोलन से प्रभावित था। उसी हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में जो पहली यात्रा होती है, कोसी की यात्रा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बिहार के 3 लीडर बुलाने के लिए जाते हैं, और वो तीनों लीडर बुलाते हैं, और वही लोग आकर के, उसके कारण यहाँ पे वो यात्रा होती है। वो 3 लीडर का नाम, हाँ, तो 53 की जो मैं यात्रा कह रहा था नेहरू के बारे में, जिसमें 3 बिहार के लीडर गए थे नेहरू के पास। उन्होंने बिहार में उनको बुलाया, कोसी क्षेत्र में घुमाया 2 दिनों तक, और बाढ़ को दिखाया ताकि नेहरू बाढ़ की समस्या को, बिहार की समस्या को समझ सके। वो थे नारायण मिश्रा, हरिनाथ मिश्रा और एस.एन. अग्रवाल, ये तीनों ने उनको बुलाया था, और उसके बाद ही कोसी प्रोजेक्ट शुरू होता है। तो इस यात्रा को कम से कम आप कह सकते हैं कि ये कहीं से भी राजनीति से प्रभावित नहीं था। खास करके जब 1951-52 में चुनाव बिहार के अंदर भी और पूरे देश के अंदर कंप्लीट हो चुका था, और 53 में यात्रा करने के लिए आते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी यात्राएं हुई है हिंदुस्तान के अंदर जो कि चुनाव से प्रभावित नहीं है। नीतीश कुमार का ही बहुत सारा यात्रा आपको दिखेगा, या फिर राजीव गांधी का जो 1985 का यात्रा है। लेकिन बहुत सारी आपको यात्राएं ऐसे भी दिखेगी जिसमें यात्रा से ही एक पार्टी बनती है, और उस पार्टी जो है वो पूरी सरकार बदल देती है, पूरा सरकार में आ जाती है। वो तेलुगु देशम पार्टी का इस्तेमाल है। अभी बिहार में जनस्वराज पार्टी एक यात्रा से ही निकल करके आई है सामने। तो ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे। इस देश में हर तरह की यात्राओं के उदाहरण मिलेंगे। इस देश में गांधी की भी यात्रा मिलेगी। इस देश में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले आज़ाद हिंदुस्तान में जेपी की में कोई यात्रा नहीं करते हैं। तो ये किस यात्रा का क्या मकसद था, उसकी समीक्षा, उसका हमने फैक्ट आपको बता दिया, पॉसिबिलिटीज़ बता दिया। किस यात्रा का क्या मकसद है, ये आप अपने विचारधारा और अपनी समझ के हिसाब से तय कीजिए। हमारा काम यहाँ पे जजमेंट देना नहीं है। हमारा काम यहाँ पे आपको फैक्ट से रूबरू कराना है। हमने आपको फैक्ट से रूबरू करने का पूरा संभव प्रयास किया है। बाकी आप जज कीजिए कि किस यात्रा को आप राजनीतिक नज़र से देखते हैं, किस यात्रा को आप आंदोलन की नज़र से देखते हैं, किस यात्रा को आप सिर्फ समीक्षा की नज़र से देखते हैं, गवर्नेंस की नज़र से देखते हैं। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आज के लिए